जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रही हैं। समांतर श्रेणी में बहुत कुछ चीज़ें आप लोग को बता दी गई हैं। आज समांतर श्रेणी में कुछ हम इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हम शुरू करते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं उनको हम आपको बताते हैं। देखिए, आपकी हेडिंग दी गई है सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना। सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना यह क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सर्पिल क्या होता है, इनके बारे में हम सीखेंगे सर्पिल क्या होता है। तो सर्पिल के बारे में अगर हम बात करें कि जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई भी देखिए एक रेखाखंड हम बना लिए, अब इस रेखाखंड कोई भी अगर हम बिंदु मान लेते हैं, अगर इस बिंदु से हम क्या करते हैं, देखिए कि अर्धवृत्ताकार कोई यहाँ से त्रिज्या ले लेते हैं, यह मान लीजिए बी दूरी है और यह मान लीजिए ए दूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हम मान लेते हैं कि बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी दूरी त्रिज्या लेकर अगर देखिए हम कोई भी ऐसे सर्किल बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे जानते हैं कि अगर हम बनाएंगे तो इसी को सर्पिल बोला जाता है गणित की भाषा में। इसी को हम क्या कहेंगे? सर्पिल। तो इसी सर्पिल की लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो रेखाखंड खींची जा रही है, तो इसमें जानते हैं कि जब हम कोई बिंदु को केंद्र मानेंगे तो इसमें देखिए एक यह आपका बनेगा, ऐसे ही आपका फिर बनेगा। लेकिन आपका जानते हैं कि यह बंद ना हो तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र मान ले, कोई निश्चित दूरी ले ले, इसके बाद देखिए ध्यान से कि हम बनाना शुरू कर आगे बढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ लेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो आपकी आकृति बनती है इसको हम गणित में सर्पिल कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे कि जैसे आपका जानते हैं कि जो सांप स्नेक होता है वह जानते हैं कि जब इस तरीके से करके देखिए आपका बैठता है तो वह जो आकार या आकृति आपकी बनती है उसी को हम सर्पिल कहते हैं। तो यहाँ पर यही जो सर्पिल आपका बना है, इस सर्पिल संबंधित आपके किताब में प्रश्न दिया गया है, तो उसको आप कैसे हल करेंगे आपको यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे। तो जब भी आपको सर्पिल संबंधित प्रश्न आपको देगा तो उसको किस प्रकार हल किया जाएगा, उनमें जितने भी नियम सूत्र आएंगे सब यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना था कि सर्पिल क्या होता है। तो सर्पिल आप जानते हैं कि अगर देखिए इस तरीके से जो अर्धवृत्ताकार अगर हम मान लीजिए आकृति बनाते चलेंगे तो इस तरीके से जानते हैं कि जो आपको आकृति बन रही है इसी को हम सर्पिल कहते हैं। तो कहने का मतलब किसी एक निश्चित बिंदु को आप केंद्र मान लीजिए, किसी एक निश्चित बिंदु को आप केंद्र मानेंगे और कोई एक निश्चित दूरी लेके इसके बाद वृत्ताकार आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप वृत्ताकार आप जानते हैं कि आकृति बना देंगे, तो इसी को हम सर्पिल कहते हैं। अब इस सर्पिल की लंबाई आपको कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर इसकी माप हमको ज्ञात करना है कि आपको सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना कि यह जो आपका फेरा बढ़ रहा है इसकी संख्या जो आपकी हो रही है, इन संख्याओं के मानों का अगर आपको योग ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। एक चीज और इसमें आप ध्यान देंगे कि देखिए कि अगर कोई भी आपका वृत्तीय चीज होता है या कोई भी आपका वृत्तीय पथ के द्वारा या वृत्तीय मार्ग के द्वारा कोई आकृति बनती है तो वहां पर जानते हैं कि पाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल आपको दे कि अगर देखिए यहाँ पर आपका जो वृत्त बन रहा है, यहाँ पर देखिए एक वृत्त आपका मान लेते हैं कि है, इसका केंद्र O है। अब देखिए इसमें आपके जो भी कोण आपको बनेंगे इसके कोण के मापन को देखिए हम वृत्तीय पद्धति से अगर मापेंगे तो वृत्तीय पद्धति में देखिए एक शब्द हम पाई का प्रयोग करते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। तो वृत्तीय पद्धति में पाई का प्रयोग किया जाता है, या कोई भी अगर वृत्ताकार आकृति होती है या कह दिया जाए कि कोई भी अगर आपको आकार या आकृति या रूप आपको बना हुआ है, अगर वह वृत्ताकार आपका है या कह दिया जाएगा बिल्कुल वृत्तीय रूप में है, तो वहां पर जानते हैं कि पाई अपने आप आ जाता है।
एक ऐसा आपका यह नियतांक या अचर मान होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जितने भी देखिएगा वृत्तीय पद्धति में आप कोण को मापेंगे या वृत्तीय पद्धति में कोई भी आप माप निकालेंगे, तो उन सब चीजों को मापने के लिए आप पाई का प्रयोग करेंगे। तो वृत्तीय पद्धति में एक अचर नियतांक आता आपका पाई होता है। इस पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 या 3.14 होता है। तो इस पाई का प्रयोग किया जाता कहां पर? वृत्तीय पद्धति में। वृत्तीय पद्धति का मतलब होता कि जब कोई भी आकृति आपकी वृत्ताकार बनती है, तो उस आकृति में जब हम कोई भी माप ज्ञात करते हैं तो वहां पर पाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताऊं, जैसे यह वृत्त है, अगर देखिए वृत्त का परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर 2πr होता है, या इसी को हम परिधि कहते हैं। परिधि बराबर आपका 2πr होता है। तो पाई पाई यूज हुआ। देखिए अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर आपका होता है πr² होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा कि अगर वृत्तीय आकृति कोई भी होती है या वृत्ताकार कोई भी आकृति होती है, तो वहां पर हम पाई का प्रयोग करते हैं। यह गणितज्ञों के द्वारा देखिए माना गया है कि अगर आप कभी भी वृत्तीय पद्धति में कोई भी गणना करेंगे तो आप पाई जो अचर मान या नियतांक होता है, इसका प्रयोग करके आप निकालेंगे। तो इसका प्रयोग करके आपको निकालना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे। तो इसका प्रयोग करके आप निकालिएगा। अब इसके बाद तो परिमाप P बराबर आपका 2πr और देखिए परिधि C बराबर 2πr, आपका क्षेत्रफल A बराबर πr² होता है। इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए आपका पाई का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब जो वृत्तीय पद्धति आपकी होती है या वृत्ताकार कोई भी आकृति होती है, तो वहां पर हम पाई का प्रयोग करते ही हैं। तो वैसे यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर पाई का प्रयोग करके हम आपको बताए हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए कैसे पाई आपका निकला। इसी के साथ साथ और भी मान लीजिए कोई भी वृत्तीय पद्धति में आप देखिए जैसे कोण को मापना रहे, तो आप जानते हैं कि कोण को जब वृत्तीय पद्धति में मापते हैं तो वहां पर पाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर वृत्तीय पद्धति में कोई भी चीज आप मापेंगे तो वहां पर पाई का प्रयोग करेंगे। पाई क्यों आता है? क्योंकि जानते हैं कि जो वृत्तीय पद्धति या वृत्तीय आकृति में जो आपका जानते हैं कि मान को बराबर या संतुष्ट करने का जो अलग से एक मान कार्य करता है, वो आपका पाई होता है। तो हम पाई का प्रयोग करते हैं। तो पाई क्यों आता है? पाई इसलिए आता है कि अगर कोई भी वृत्ताकार आकृति होती है तो उस वृत्ताकार आकृति के मान को नियत करने के लिए आपका पाई आता है। मतलब उस मान को संतुष्ट या बराबर करने के लिए आपका पाई आता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे हाई स्कूल की मैथ या साइंस पढ़िए, चाहे इंटर की पढ़िए, चाहे आगे किसी भी क्लास या कंपटीशन तैयारी की आप करेंगे, तो आप यह ध्यान देंगे कि अगर वृत्ताकार या वृत्तीय रूप में कोई भी आकृति बनेगी तो वहां पर आप देखिएगा पाई अपने आप आएगा। तो क्यों आता है? क्योंकि यह वृत्तीय पद्धति में आपका काम करता है। तो वृत्तीय पद्धति में आप जानते हैं कि नियतांक या स्थिरांक के रूप में काम करता है। तो इस पाई के बारे में आप जानेंगे। और पाई के बारे में देखिए हम डिटेल में आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी संबंधित चीजों को ज्यादा बताया जाए, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में बिल्कुल डिटेल में हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, जहां पर हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर देखिए दिया है सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना। तो सर्पिल की देखिए कुल लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर कुछ नियम देखिए दिया है। सर्पिल अर्धवृत्तों से बनता है। तो जो सर्पिल आपका देखिए किससे बनता है? अर्धवृत्तों से बनता है। ये तो मान लीजिए सही है कि जैसे अगर आपको देखिए सर्पिल बनाना है, मान लेते हैं कि कोई रेखाखंड पर बनाओ या वैसे बनाओ। चलिए अगर देखिए हम मान लेते हैं कि यह केंद्र है और कोई दूरी लेके हम सर्पिल बना रहे हैं, तो सर्पिल देखिए बनाएंगे तो यह सर्पिल जो आपका बन रहा है, तो आप जानते हैं कि यह देखिए आपका मिला देंगे तो अर्धवृत्तों से आपका बनेगा। तो यह देखिए अर्धवृत्त, ये भी 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 अर्धवृत्त है। तो इसका मतलब क्या निकला कि सर्पिल अर्धवृत्तों से बनता है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि सर्पिल किससे बन रहा, बोलिए अर्धवृत्तों से।
बन रहा है। अब यहाँ पर सब चीजें आपकी क्लियर हो गई। आगे देखिए कि अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करने का निम्न सूत्र होता है। अब देखिए सर्पिल की कुल लंबाई, जैसे यह आपका सर्पिल आपका बना, इसके बाद यह बन रहा है, इसके बाद यह बन रहा है, तो इसमें जितने आपके सर्पिल बनते हैं सभी सर्पिल की लंबाई अगर ज्ञात करना है तो इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात करने का देखिए निम्न सूत्र होता है। तो हम चलते आपको बताते हैं क्या सूत्र आपका होता है। देखिए यह तो चीज आपको बता दी गई, यह भी चीज आपको हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए सूत्र जो आपका होता है, देखिए तो सर्पिल की लंबाई, अब देखिए आपको सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना। सर्पिल की लंबाई बराबर आपका होता है पाई गुणे n पदों का योगफल। इसका मतलब पाई गुणे n पदों का योगफल होता है, या इसे सिंबल में करेंगे तो सर्पिल की लंबाई को l से लिखेंगे, l बराबर पाई गुणे आपका SN होता है n पदों का योगफल। मतलब आप जानते हैं कि जो सर्पिल आप बनाएंगे तो उस सर्पिल में आपके जितने अर्धवृत्त आपके बनेंगे, या कह दिया जाए जितना आपका फेरा बनेगा उसी को हम पद मानेंगे। तो उनके पदों का जब हम योगफल निकालेंगे और उसी का जब हम पाई में गुणा कर देंगे तो सर्पिल की आपकी लंबाई निकल जाएगी। तो सर्पिल की लंबाई l बराबर आपका होता पाई इंटू SN होता है। तो इतना आप दिमाग में बैठाएंगे तो पाई कहां से आया, तो पाई आपका इसलिए होता है क्योंकि जानते हैं कि अर्धवृत्त आपका बनता है या वृत्तीय आकृति बनती है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम सर्पिल बना के आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको केंद्र मानते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम सर्पिल बना रहे हैं तो इसको आप अगर ध्यान से समझते चलें, यह देखिए आपका सर्पिल बनता जा रहा है। इसमें देखिए अगर यह देखिए सर्पिल की संख्या यहाँ पर 1 है, यह 2 है, यह 3 है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि सर्पिल की संख्या को हम पदों की संख्या मानेंगे और जैसे पदों की संख्या आपको n का मान निकल जाएगा। इसके बाद क्या है कि आप जानते हैं कि इसमें आपसे लंबाई पूछेगा, तो यहाँ पर जानते हैं कि जितने आपको फेरों की संख्या रहेगी या सर्पिल की जितनी संख्या रहेगी वही जानते हैं कि पदों की संख्या बनेगी। और जब पदों की संख्या आपको निकल जाएगी तो आप जानते हैं कि पदों का योग निकाल लेंगे। तो पदों का योग देखिए निकालने के लिए यहाँ पर जानते हैं कि SN आपका हो जाएगा। और पाई कहां से आया, क्योंकि जानते हैं कि जो यह देखिए सर्पिल आपका बन रहा है या अर्धवृत्त 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 के रूप में बन रहा, तो जब आप जानते हैं कि अर्धवृत्तों के द्वारा बन रहा है तो अर्धवृत्त अर्धवृत्त मिलाकर आपका वृत्त बन जाएगा। तो इसका मतलब यह आकृति आपकी वृत्ताकार हो जाएगी और वृत्ताकार आकृति में आपका पाई आता है, क्योंकि जानते हैं कि वृत्ताकार आकृति को मापने के लिए इसमें एक हम स्थिरांक या नियतांक का प्रयोग करते हैं जिसे पाई कहते हैं। तो इसलिए पाई इसमें आता है। तो पाई कहां से आया और पाई क्यों आया इसको आप जान चुके हैं, क्योंकि आकृति आपकी वृत्ताकार या वृत्ति बन रही है, इसकी वजह से पाई आया है। तो सूत्र आप याद रखेंगे कि सर्पिल की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता कि l बराबर पाई इंटू आपका SN होता है। इस सूत्र से आप क्या करेंगे कि सर्पिल की लंबाई निकालेंगे। जहां देखिए आपको दिया कि l क्या है, सर्पिल की लंबाई है, पाई आप जानते हैं कि पाई का मान देखिए 22/7 होता है, इसको आप ध्यान देंगे। और SN क्या होता है, n पदों का योग होता है। तो जो SN है n पदों का योग है। तो इस सूत्र की सहायता से आप जानते हैं कि सर्पिल की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित आपके किताब में प्रश्न दिए गए हैं। तो इस सूत्र से आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए नोट में आपको दिया गया, थोड़ा इसको समझेंगे। नोट में कह रहा है कि यह सूत्र एक अर्धवृत्त से बने सर्पिल की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। मतलब क्या निकला कि यह जो सूत्र होता है, अगर अर्धवृत्त से जो आपका सर्पिल बनता है उसकी लंबाई ज्ञात करने का होता है। इसी प्रकार n अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार n अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर देखिए आपको क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि 13 अर्धवृत्तों से कोई सर्पिल आपका
आपका बन रहा है, 14 अर्धवृत्तों से कोई सर्पिल आपका बन रहा है, 10 अर्धवृत्तों से कोई आपका सर्पिल बन रहा है, तो संख्या आपको देगा। इस तरीके से n अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हो गया कि आपका देखिए यल n बराबर पाई इंटू यस n होता है। तो n माने अगर देखिए एक अर्धवृत्त से बने सर्पिल की लंबाई पूछेगा तो यल जानते हैं कि यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, n का मान यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछेगा 2 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ पर n का मान 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछेगा 3 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो n बराबर 3 रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपसे चाहे जितने अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई पूछेगा आप निकाल लेंगे। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, इस नियम को भी आप याद रखेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका नियम है, इससे बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से आपके लग जाएंगे और बहुत ही छोटे में लग जाएंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम आगे चलते ही आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से उसी सूत्र से हम और भी सूत्र निकाल सकते हैं। अगर देखिए एक अर्धवृत्त से पूछेगा, एक अर्धवृत्त से बने सर्पिल की लंबाई L1 बराबर होगा पाई इंटू S1। 2 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई L2 बराबर होगा पाई इंटू S2 और 3 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई बराबर होगा पाई इंटू S3। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है तो चाहे जितने आपका n अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई पूछेगा आप निकाल लेंगे। तो चाहे जितने अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई पूछे आप आसानी से इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसके हम व्यापक सूत्र की बात करते हैं। इसका व्यापक सूत्र देखिए क्या होता है। देखिए L13 बराबर पाई इंटू S13। इस सूत्र को आप याद रखेंगे क्योंकि इस सूत्र पर आपको सवाल दिए गए हैं और यह सूत्र आपको याद रहेगा तो सवाल को आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि यह सूत्र से सवाल बहुत छोटे में लग जाएगा। तो सूत्र होता है कि L13 बराबर पाई इंटू S13। तो यहाँ पर देखिए L13 बराबर पाई इंटू S13 मतलब 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई बराबर पाई गुणे S13 मतलब 13 पदों का योगफल। तो यहाँ देखिए सूत्र को हम व्यापक रूप में लिख दिए क्योंकि इसी सूत्र से आपको सवाल दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से मतलब 13 अर्धवृत्तों से बन रहा, तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई बराबर होगा पाई इंटू 13 पदों का योगफल या L13 बराबर पाई इंटू S13 जहां पाई बराबर होता है 22/7। तो इसका मतलब L13 बराबर पाई इंटू S13 होता है। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, इसी सूत्र से आपका प्रश्न हल होगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर आपसे पूछेगा कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, तो सूत्र होगा पाई गुणे 13 पदों का योगफल या L13 बराबर पाई इंटू S13 जहां पाई बराबर आपका 22/7 होगा। तो इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सर्पिल संबंधित जो नियम थे खत्म हो गए। अब अगला देखिए आपका पॉइंट है, यह अगला आपका टॉपिक है देखिए अनुपात रेशियो। इसमें देखिए आपको अनुपात भी दिया जाएगा, अनुपात संबंधित भी आपको सवाल दिए गए हैं। जैसे अनुपात को आप लगाएंगे कैसे, अनुपात को आप हटाएंगे कैसे, अनुपात की विशेषताएं क्या होती है, अनुपात क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको 2-3 सवाल दिए गए हैं। तो इन नियमों को सीखेंगे क्योंकि अगर यह नियम आप जानेंगे तो अनुपात संबंधित सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब इस नियम को आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, इसको आप ध्यान देंगे। अब इसमें अनुपात संबंधित जितने भी देखिए आपके नियम होते हैं, अनुपात बनाने का नियम, अनुपात हटाने का नियम, अनुपात की विशेषताएं, अनुपात की परिभाषाएं, जितने भी आपके पॉइंट होते हैं सब इसमें क्लियर कर दिया गया है। तो क्लास 10th की मैथ में किसी भी पार्ट में अगर अनुपात से संबंधित कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा
तो इस नियम से आप कंप्लीटली उसे हल कर देंगे। दोबारा आपको अनुपात संबंधित नियम आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट चीजें आपको दे दी हैं। तो चलते हम आपको बताते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुपात रेशियो होता क्या है। इसके देखिए यहाँ पर परिभाषा दी गई है, इसको सीखेंगे कि दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। जब देखिए दो आपकी क्या की समान राशि हो। समान राशि का मतलब हम एक ही चीज की बात करेंगे। अगर हम देखिए किसी के संपत्ति की बात करते हैं तो दोनों के संपत्तियों की बात करेंगे। अगर किसी हम उम्र की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा दो लोगों के उम्र की बात करेंगे। अगर देखिए क्या है कि अगर हम किसी संख्या की बात करते हैं तो वहां पर दोनों की संख्या की बात करेंगे। अगर हम मान लीजिए क्या कि जैसे लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई इसमें क्या है कि जैसे आप अगर देखेंगे तो एक प्रकार से जो आपका लंबाई चौड़ाई है बीमा में आती है। तो अगर हम बीमा की बात करते हैं तो दोनों आपकी बीमा ही होनी चाहिए। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल होना चाहिए। अगर हम दोनों के देखिए आयतन की बात करते हैं, दोनों का अलग अलग आयतन होना चाहिए। तो इसका मतलब अनुपात जो आपका होता है यह हमेशा जानते हैं कि समान राशियों का निकाला जाता है। समान राशियों का मतलब ये हो गया कि जैसे हम इसमें अलग अलग चीजों को नहीं ले सकते हैं, तो अनुपात हमेशा समान चीजों पर बनता है। या समान जानते कि अगर कोई भी चीज है तो वहीं पर आपका अनुपात लागू होगा, असमान चीजों पर अनुपात आपका नहीं बनता है। तो पहली शर्त आपकी ये हो गई कि दो समान राशियों में जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उसे हम अनुपात कहते हैं, क्योंकि परिभाषा देखिए दी गई कि दो समान राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम दे, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति आपका 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति देखिए क्या है कि 1 लाख रुपया आपका महीना कमा रहा है। अब दोनों की देखिए कमाई आय की बात की जा रही है। अब दोनों राशियां समान है। अब इनकी अगर तुलना करेंगे तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जब 50,000 कमा रहा तो दूसरा 1 लाख कमा रहा है। तो इसका मतलब जानते हैं कि जो 1 लाख कमा रहा है वह 50,000 वाले का दुगुना है। तो यहाँ पर जो अनुपात बनेगा 1:2 का बनेगा। तो अनुपात का मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कितना देखिए गुना है, कितना 3 गुना है, कितना आपका 4 गुना है, या कितना आधा है, कितना तिहाई है, कितना चौथाई है। तो यही जो आपके मान होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे दे कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, ठीक, और दूसरा व्यक्ति देखिए दूसरा जो व्यक्ति है यह मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया आपका महीना कमा रहा, 1 लाख रुपया। जो पहला व्यक्ति है यह देखिए आपका 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति देखिए आपका है यह 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। अब यहाँ पर दोनों की हम आय की ही बात की है। अब हम इनको हल करेंगे तो 50,000 एकम 50,000, तो 50,000 दूना आपका 1 लाख। तो यहाँ पर कट गया तो बन जाएगा 1:2। तो इसका मतलब क्या निकला कि इन दोनों व्यक्तियों की जो आय है इनका अनुपात 1:2 है। तो इसका मतलब जितना एक व्यक्ति कमा रहा उसका दुगुना दूसरा व्यक्ति कमा रहा है। तो इस तरीके से देखिए आपका अनुपात बनता है। तो अनुपात हमेशा समान राशियों में बनता है। इसको आप ध्यान देंगे कि हमेशा आप समान राशियों में अनुपात निकालेंगे। एग्जाम्पल दे, जैसे मान लीजिए ये तो आप जानते हैं क्या कि जैसे पैसे की बात की है। अब मान लीजिए हम खाने वाली वस्तु की बात करते हैं। मान लीजिए दो मित्र हैं, अगर मान लीजिए वह क्या करते हैं कि जैसे हम मान लीजिए किसी शादी समारोह में गए और खाने की बात चल रही है। मान लीजिए क्या कि बढ़िया से आपका पनीर की सब्जी बनी है और पूरी बनी है। अगर मान लीजिए एक जो दोस्त है अगर मान लीजिए क्या कि 10 पूरी अगर मान लीजिए खा रहा है,
कै पूरी खा रहा है? 10 पूरी। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है 10 पूरी आपका खा रहा है और दूसरा देखिए व्यक्ति क्या है कि मान लीजिए आपका 30 पूरी खाता है। दूसरा व्यक्ति कितना खा रहा है? मान लीजिए दूसरा मित्र जो आपका वह 30 पूरी खा रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों समान चीजें हैं, तो यहाँ पर देखिए पूरी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब जो अनुपात देखिए बनता है यह समान राशियों पर बनता है, तो अनुपात कभी भी असमान राशि पर नहीं बनता है, इसको आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जानते हैं कि इनमें अनुपात की बात करेंगे, तो अनुपात की बात करने का मतलब कौन किससे कितना गुना या कितना, मान लीजिए तिहाई चौथाई हम कहते हैं कि कितना कम ज्यादा है, इसी का मापन हम अनुपात के द्वारा करते हैं। तो इसका मतलब यह काटेंगे तो 10 एक कम 10 और 10 तिहाई 30, अनुपात निकलेगा आपका 1:3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मित्र जितनी पूरी खाएगा उसका 3 गुना उसका दूसरा मित्र खाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता कि अनुपात हमेशा समान राशियों पर काम करता है और कभी भी असमान राशियों पर काम नहीं करता है। तो अनुपात संबंधी सवाल में आप ध्यान देंगे कि इसमें अगर त्रिज्या की बात की जाएगी तो दोनों त्रिज्या ही आपको लेना पड़ेगा। अगर आयतन की बात की जाएगी दोनों आयतन लेना पड़ेगा। अगर ऊंचाई की बात की जाएगी दोनों आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर लंबाई की बात की जाती है दोनों आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर संख्या की बात की जा रही है दोनों आपकी संख्याएं होनी चाहिए। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अनुपात हमेशा समान राशियों पर काम करता है, असमान राशि पर नहीं। तो अनुपात क्या होता है, परिभाषा और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता दिए हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम और भी आपको क्लियर कर देंगे। तो चलते हम आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि आपको समान प्रकार के दो संख्याओं के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर परिभाषा दी गई कि समान प्रकार की, तो समान प्रकार की जैसे यहाँ पर पूरी पूरी की बात की गई, अभी आय की बात की गई थी, तो समान राशियां थे। तो समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे वहां पर जो संबंध आपका बना था 1:2 बना था, यहाँ पर संबंध आपका 1:3 बना है। तो यही जो आपका संबंध होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। यहाँ पर सीखेंगे कि 1/a/b को a तथा b का अनुपात कहते हैं, जिसे a/b से कहते हैं। और एक चीज देखिए आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिली कि यहाँ पर एक चीज आपको देखिए सीखने के लिए मिली है कि अगर आपको a/b दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं a/b या b के रूप में लिख सकते हैं। या आपको a/b दिया गया है तो इसको आप a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हमको देखिए अनुपात का चिन्ह लगाना है या अनुपात बनाना है तो उसे हम बटे के रूप में लिखेंगे। यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो इतना ध्यान देंगे कि अगर कहीं पर a/b दिया है तो इसे आप a/b लिख सकते हैं। अगर a/b दिया है तो इसे आप a/b लिख सकते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि बटे को हम अनुपात के चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्लियर करते हैं। कुछ पॉइंट और है, इसको आप ध्यान देंगे। देखिए नोट, अनुपात को संबंध भी कहा जाता है। तो जो अनुपात होता है इसको संबंध कहते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे a/b या a संबंध b पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। जैसे आगे देखिए अनुपात को भिन्न या बटे या भाग के रूप में लिख सकते हैं, या भिन्न या बटे या भाग को अनुपात के रूप में बना सकते हैं। इसको अभी आप बता दिए आपको। आगे देखिए अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको हम फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या सीखे कि अगर देखिए आपको a/b दिया है, इसको हम a/b बनाएंगे। इससे निष्कर्ष निकला कि अगर कोई भी आपको बटे या भाग या भिन्न आपको दिया है, इसको अनुपात के रूप में बना सकते हैं। तो चाहे a/b दिया गया है तो इसे हम a/b लिख सकते हैं। अनुपात के चिन्ह को बटे या भाग या भिन्न के रूप में हम बना सकते हैं। यह दोनों नियम आप याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके लिए दिया गया है, ध्यान देंगे
किन्हीं दो समान राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें हमेशा भाग के रूप में या बटे के रूप में बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इसी नियम से जानते हैं कि आप अनुपात ज्ञात कर पाएंगे, चाहे आप मेंसुरेशन संबंधित कोई भी सवाल लगाएं, चाहे आप देखिए त्रिभुज संबंधित कोई भी सवाल लगाएं, या आप मान के चलिएगा कोई भी समांतर श्रेणी संबंधित सवाल लगाएं, अगर अनुपात संबंधित सवाल देगा यह नियम आपका जरूर फॉलो होगा। इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं दो समान राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें हमेशा बटे के रूप में या भाग के रूप में बनाते हैं। जैसे अगर आप जानते हैं कि बटे के रूप में नहीं बनाएंगे तो बटे के चिन्ह से ही हमारा अनुपात का चिन्ह बनता है। तो इसका मतलब अगर जिसका अनुपात आपसे पूछेगा तो उनको आप बटे के रूप में बनाइएगा, भाग के रूप में बनाइएगा, तभी जाके आपका अनुपात ज्ञात होगा। जैसे देखिए आपको दिया है, अगर हम कहते हैं कि A बटे B तो बराबर यह बनेगा आपका A अनुपात B। अगर हम कहते हैं कि R1 बटे R2 यह बराबर हो जाएगा R1 अनुपात R2, या मान लीजिए आपका हो जाएगा H1 बटे H2 तो यह हो जाएगा आपका H1 अनुपात H2। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे आपका देखिए निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर कोई भी चीज आपको बटे के रूप में दी रहती है तो इनको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जहां पर भी आपको अनुपात का चिन्ह लगाना रहे या अनुपात आपको बनाना रहे तो जो बटे का आपका रूप होता है उसी रूप से आप बना पाएंगे। तो इसलिए प्राथमिकता आप दीजिएगा कि जहां पर अनुपात संबंधी सवाल रहे, जिनका अनुपात पूछेगा, अनुपात हमेशा दो मानों का पूछेगा, दो राशियों का पूछेगा, तो जिन दो राशियों का आपसे अनुपात पूछेगा उनको आप बटे के रूप में बनाइएगा, और जैसे बटे के रूप में बनाएंगे तो बटे वाले चिन्ह को हटा के अनुपात का चिन्ह लगा दीजिएगा तो आपका अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि अनुपात ज्ञात करने के लिए या किन्हीं दो राशियों का मान अनुपात के रूप में ज्ञात करने के लिए उन्हें बटे या भिन्न या भाग के रूप में बनाते हैं और वहीं से आपका ज्ञात होता है। इस नियम में यही चीजें बताई गई और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अनुपात का प्रतीक, देखिए अनुपात का प्रतीक माने अनुपात को कैसे लिखा जाता है, किस चिन्ह के द्वारा लिखा जाएगा, इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते ही हैं। तो देखिए अनुपात को चिन्ह, तो अनुपात का देखिए यह चिन्ह आपका होता है दो ठे, देखिए ऊपर नीचे ऐसे बिंदु हम लगा देंगे तो यह अनुपात का चिन्ह होता है। तो अनुपात को चिन्ह है से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह जानते हैं कि जो चिन्ह आपका हो गया इसे हम अनुपात कहेंगे, इसी को हम संबंध कहेंगे, इसी को हम रेशियो कहेंगे, इसको आप ध्यान देंगे। तो जहां पर देखिए आपको क्या दिया है कि जैसे A अनुपात हम B लिखे हैं तो इसे पढ़ेंगे A अनुपात B, या इसे पढ़ेंगे A संबंध B, या इसे को पढ़ेंगे A रेशियो B। और यहाँ पर देखिए दिया है कि 3 अनुपात 4, या इसे हम कहेंगे 3 संबंध 4, या कहेंगे इसे 3 रेशियो आपका 4 कहेंगे, या इसे हम कह देते कि 3 अनुपाते 4, या 3 संबंधे 4, या 3 रेशियो 4, मान लीजिए 3 रेशियो 4 कह देंगे। तो इस तरीके से इसे आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो अनुपात का चिन्ह होता है इसका देखिए 3 नाम होता है, इसे हम अनुपात कहते हैं, या इसी को हम संबंध कहते हैं, या इसी को हम रेशियो कहते हैं। ये 3 नाम आपके होते हैं, इनको 3 रूपों में आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका आपको बता दिया गया कि जैसे आपको दिया रहे x अनुपात y, तो इसे देखिए पढ़ेंगे x अनुपात y, या x अनुपात y, या इसे पढ़ेंगे x संबंध y, या पढ़ेंगे x संबंधे y, या इसे पढ़ेंगे x रेशियो y। तो पढ़ने के 3 तरीके हैं, आप किसी तरीके से पढ़िए तो सब सही आपके रहेंगे। तो यह देखिए अनुपात का प्रतीक होता है, तो इसको आप जानेंगे और सीखेंगे। इससे संबंधित देखिए आपको सवाल कई चैप्टर में मिलेंगे। तो यह जो नियम किसी स्पेशल एक चैप्टर के लिए नहीं है, तो जितने भी आपके क्लास 10th में मैथ में आपको चैप्टर दिए गए हैं आपको लगभग कई चैप्टर में इसका प्रयोग होगा, इसलिए इसको आप तैयार करेंगे कई चैप्टर के लिए, किसी स्पेशल एक चैप्टर के लिए नहीं। अब आगे चलते हैं, बताते हैं
इसके बाद देखिए अनुपात का सूत्र होता है, इसको आप ध्यान देंगे कि अनुपात का सूत्र क्या होता है, इसी सूत्र की सहायता से आप देखिए हल करेंगे। तो अनुपात का देखिए सूत्र होता है कि a अनुपाते b बराबर आपका a बटे b होता है। मतलब इससे निष्कर्ष निकला कि जो यह अनुपात का चिन्ह होता है इसको देखिए हटाकर हम इसके स्थान पे बटे का चिन्ह लगा सकते हैं। तो a अनुपाते b बराबर a बटे b। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर कहीं पर आपको बटे की आवश्यकता है, अनुपात का चिन्ह दिया है, तो अनुपात का चिन्ह हटा के बटे का चिन्ह आप लगा सकते हैं। यहां पर देखिए दिया कि a बटे b, तो अगर बटे को हटा के आप देखिए अनुपात का चिन्ह लगा सकते हैं। तो अगर आपको बटे दिया रहे तो बटे को हटा के अनुपात का भी चिन्ह लगा सकते हैं। तो अगर आपको अनुपात का चिन्ह लगाने की आवश्यकता है या अनुपात के रूप में लिखने की आवश्यकता है तो आप इतना दिमाग लगाएंगे तो a बटे b बराबर आपका हो जाएगा a अनुपाते b हो जाएगा। जहां देखिए a कामा b अशून्य संख्याएं हैं। अशून्य संख्या का मतलब होता है शून्य के अलावा, मतलब शून्य को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी संख्याएं आपकी होती हैं सबको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बस अनुपात में देखिए शून्य संख्या को आपको लेना नहीं है। तो यहाँ पर a और b क्या है, अशून्य संख्याएं हैं। क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ पर शून्य लेंगे तो शून्य से किसी भी चीज में भाग करेंगे तो इसका मान शून्य आ जाएगा। अगर नीचे शून्य लेंगे तो इससे भाग करेंगे, इसका मान अनंत हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर समझा दूं आपको थोड़ा सा पॉइंट है तो ताकि क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे देखिए अगर 0 बटे समथिंग, 0 बटे समथिंग अगर हम लिख दें, 0 बटे समथिंग, 0 बटे समथिंग अगर लिख देंगे तो इसका मान क्या होता बोलिए, 0 होता है। मतलब अगर अंश में 0 हो जाए, नीचे कुछ भी हो जाए, तो इसमें भाग करेंगे इसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर जानते हैं कि ऊपर अगर हमारा 0 हो जाएगा a और b, मतलब a, तो आप जानते हैं कि इसका मान 0 हो जाएगा तो अनुपात नहीं बनेगा। तो अनुपात के लिए दो राशियों का होना आवश्यक है, तो एक ही राशि बचेगी, एक गायब हो जाएगी। और देखिए दूसरा सूत्र होता है कि दूसरा सूत्र होता है कि 0, दूसरा सूत्र आपका होता देखिए समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0। तो समथिंग अपॉन 0 विल बी इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। तो समथिंग अपॉन 0 विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। अगर किसी भी चीज में हम शून्य से भाग करते तो इसका मान इनफाइनाइट आता, अपरिभाषित आता है। तो इसका मतलब जब अपरिभाषित आ जाएगा तो यह नॉन डिफाइन रहेगा, इससे और भी दिक्कत आपको हो जाएगी। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो a और b होता है यह अशून्य संख्याएं होती हैं, मतलब यह शून्य आपकी नहीं हो सकती हैं। यह जानते हैं कि आपके दो सूत्र हुए हैं, यह लागू करेंगे तो इससे आपका अनुपात खत्म हो जाएगा। इसलिए अनुपात में ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या आपको a और b ली गई है यह आपकी अशून्य संख्याएं होनी चाहिए, मतलब शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह आपका हो गया सूत्र है। तो अनुपात का सूत्र सीखे तो इससे ये निष्कर्ष निकला। तो हम अनुपात में पूरा हम सारांश आपको बता दें कि इससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर अनुपात का चिन्ह आपको बनाना है या अनुपात के रूप में किन्हीं दो राशियों को लिखना है तो पहले उनको बटे के रूप में बनाइए, फिर बटे के चिन्ह को हटा के अनुपात का चिन्ह लगाइए, तुरंत आपका अनुपात के रूप में उन राशियों का मान निकल जाएगा। केवल इसमें यही करना होता है और इसी को हम आपको समझा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ नियम को सीखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिखी हैं, इनको समझेंगे। देखिए नोट में दिया है, जिन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करना होता है उन्हें हमेशा बटे के रूप में लिखते हैं। जिन दो राशियों का मान ज्ञात करना होता है उन्हें हमेशा बटे के रूप में लिखते हैं। इसके बाद उसे सरलतम रूप छोटे रूप में लिखते हैं, मतलब उसे काट पीट के और छोटा कर लेंगे। फिर बटे चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर अनुपात चिन्ह बना देते हैं तो उन दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यह नियम देखिए सवाल लगाते समय आपका लगेगा, फिर से एक बार बता दूं करा कि जिन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करना होता है
उन्हें हमेशा बटे के रूप में लिखते हैं। मान लीजिए हमको आयतन का देखिए अनुपात ज्ञात करना, तो इनको हम बटे के रूप में लिखेंगे, जैसे V1 बटे V2 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद उसे सरलतम रूप में छोटे रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप माने काट पीट कर छोटा कर देना। तो इसको अब देखो हल करेंगे, अगर कटने लायक है तो इसे काटेंगे, नहीं कटने लायक है तो इसी तरीके से रोक देंगे। फिर बटे चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर अनुपात का चिन्ह बना देते हैं। यही जो बटे का चिन्ह है इसी को हटाकर इसी के स्थान पे हम अनुपात का चिन्ह बना दिए। देखिए इसके स्थान पे अनुपात का चिन्ह बना दिया गया। तो जो यही देखिए बटे का चिन्ह है इसी के स्थान पर आपको अनुपात का चिन्ह बना देते हैं। तो उन दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात हो जाता है। तो जो आपका यह देखिए दो राशियां थे, अब इनका अनुपात यहाँ पर ज्ञात हो गया। तो इसका मतलब अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप बटे के रूप में बनाएंगे, फिर बटे के चिन्ह को हटा के वहां पर अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से आप राशियों का मान ज्ञात हो जाएगा अनुपात के रूप में। यही नियम रहा आपका, बेहद इंपॉर्टेंट नियम रहा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए अनुपात ज्ञात करने के लिए राशियों को बटे के रूप में बनाया जाता है, तभी अनुपात ज्ञात हो जाता है, क्योंकि बटे के चिन्ह के स्थान पर अनुपात का चिन्ह लगता है। वही चीज आपसे कहा गया। देखिए जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है कि दो ठे, मान लीजिए जैसे एग्जांपल दे दे कि जैसे दो ठे वृत्त दिया है। यह देखिए एक वृत्त आपको दिया है, एक थोड़ा सा हम बड़ा वृत्त बना लेते हैं। एक देखिए थोड़ा सा आपका बड़ा वृत्त बन गया। यह देखिए छोटा वृत्त है, यह बड़ा वृत्त है। अब हमसे कह दिया गया कि इसका आयतन देखिए V1 है, इसका आयतन V2 है, इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनको हम बटे के रूप में बनाएंगे, V1 बटे V2 के रूप में बनाएंगे। जैसे अनुपात ज्ञात करने के लिए राशियों के बटे के रूप में बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों वृत्तों के अनुपात की आयतन की बात करें, इसका आयतन V1 मान ली, इसका आयतन V2। अब इनका अनुपात ज्ञात करना, तो इसको सबसे पहले हम बटे के रूप में बनाएंगे, तभी अनुपात ज्ञात हो पाता है। और यह बटे के रूप में देखिए रहेगा तभी आपका अनुपात ज्ञात होगा, अन्यथा ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि बटे के चिन्ह के स्थान पर अनुपात का चिन्ह लगता है। अब यही जो बटे का चिन्ह है इसी को हटा के इसी के स्थान पे अनुपात का चिन्ह आप बना देंगे, तो देखिए आपका अनुपात निकल जाएगा। इसका मतलब अनुपात के रूप में कोई भी मान निकालने के लिए उन्हें बटे के रूप में आपको बनाना होता है। यही नियम सिखाया जा रहा है, यही नियम हम आपको बता रहे हैं, यह सीख लिए। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए अनुपात की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम। देखिए अनुपात की विशेषताएं क्या होती हैं, अनुपात की देखिए कुछ खासियत क्या होती है, इनके बारे में सीखेंगे। तो किसी अनुपात के प्रत्येक पद में अशून्य संख्या से गुणा भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ पर देखिए आपको दिया है अनुपात में शून्य को छोड़कर किसी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग करने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जो अनुपात आपको दिया गया है उसमें शून्य को छोड़ दीजिए, इसके बाद किसी संख्या को आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह अनुपात की विशेषता या अनुपात का नियम होता है। अगर अनुपात में किसी अतिरिक्त पद की आवश्यकता होती है तो अनुपात में अपने से उस पद को जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है। अगर देखिए आपको अनुपात दिया गया है, अनुपात में किसी पद की आवश्यकता है तो उस पद को हम अपने से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इस नियम को आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका नियम है, इसको आप ध्यान देंगे। आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे कि जैसे यहाँ पर एक अनुपात आपको देखे दिया गया कि जैसे R1 अनुपात आपको R2 बराबर आपको दिया गया कि 3 अनुपात आपको 4 दिया गया। अब देखिए आपको क्या करना कि अनुपात में आपको किसी चीज की आवश्यकता है। मान लीजिए इसको हमको क्या कि इसमें 5 और अधिक की आवश्यकता है, तो इस अनुपात में देखिए क्या करेंगे, तो अगर इसमें हम देखिए 5 जोड़ दे रहे हैं,
अनुपाते, इसमें भी हम 5 जोड़ दे रहे हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अनुपात आपको दिया रहता है, तो अनुपात में अगर हम समान संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे हम देखिए इसमें 5 जोड़े, इसमें भी 5 जोड़े, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या देखिए आप घटा भी सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 3 माइनस मान लीजिए 2 कर देते हैं, इसके बाद अनुपाते, इसके बाद 4 माइनस 2 कर देते हैं। बस आपको ध्यान देना कि समान संख्या को जोड़ना है, समान संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 5 को जोड़े हैं, यहाँ पर देखिए 2 2 को घटाए हैं, तो आपको समान संख्या को जोड़ना, समान संख्या को घटाना। इसी में गुणा भी देखिए हम कर सकते हैं, 3 गुणे मान लीजिए 5 का गुणा कर देते हैं 5, अनुपाते 4 गुणे 5 कर देते हैं। तो इसमें देखिए 5 5 का गुणा कर दिए, ये भी सही है। ये अनुपात आपका देखिए क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका 15, अनुपाते आपका 20 बन जाएगा। तो ये भी आपका देखिए सही है। तो चाहे हम किसी समान संख्या को जोड़ सकते हैं, चाहे हम किसी समान संख्या को घटा सकते हैं, या समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, या इसी में हम समान संख्या से देखिए भाग भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 अनुपाते 4 था, इसमें 2 2 से भाग कर दिए, तो ये भी आपका देखिए प्राप्त हो जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि अनुपात में आवश्यकता पड़ने पर हम किसी भी समान संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह अनुपात का नियम होता है, इसको आप ध्यान देंगे। अब हम आगे चलते ही आपको बताते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर नियम आपको दिया गया है, इसको सीखेंगे। नियम है अनुपात चिन्ह को हटाने का नियम। तो अनुपात चिन्ह को देखिए हटाया कैसे जाता है, इनके बारे में आप सीखेंगे कि अनुपात चिन्ह को आप हटाएंगे कैसे। मान लीजिए किसी सवाल में आपको अनुपात के रूप में कोई मान दिया गया है, जैसे कह देगा आपसे कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, कह देगा कि 2 बेलन में ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, या कह देगा कि 2 गोलों के आयतन का अनुपात इतना है। तो जब आपको 2 मान या 2 राशियां आपको अनुपात के रूप में दी रहती हैं, तो अनुपात चिन्ह को हटाएंगे कैसे, उन मानों को आप अलग अलग कैसे करेंगे, अब इनके बारे में आप सीखेंगे। तो चलते हम आपको बताते हैं, इसको ध्यान से आप देखिए और समझिए। अनुपात चिन्ह को हटाने का नियम देखिए, अनुपात चिन्ह को हटाने के लिए एवं पदों को अलग अलग करने के लिए किसी चर या अक्षर से गुणा किया जाता है। मतलब क्या सीखे देखिए कि अनुपात चिन्ह को हटाने के लिए एवं पदों को अलग अलग करने के लिए किसी चर या अक्षर से गुणा किया जाता है। तो मतलब अगर अनुपात का चिन्ह हटाना है, तो उसमें किसी चर या अक्षर से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब अनुपात में किसी चर या अक्षर से गुणा कर देते हैं, तो अनुपात का चिन्ह हट जाता है। मतलब अनुपात का चिन्ह हटाने के लिए आप किसी चर या अक्षर से गुणा कर देंगे, तो उस अनुपात का चिन्ह आपका हट जाएगा। यही आपको देखिए बताया जा रहा है। तो चलते हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है कि जैसे अगर आपसे कह दे कि 2 बेलन दिए गए हैं, अगर 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात V1 अनुपात V2 बराबर 8 अनुपात 27 आपको दिया गया है। अब दोनों बेलनों के आयतनों को आपको अलग अलग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए अनुपात चिन्ह को हटाना पड़ेगा। तो अनुपात चिन्ह को हटाने का नियम बताया गया, इसमें किसी चर या अक्षर से आप गुणा कर देंगे। तो चलिए करिए। तो इसमें देखो क्या करेंगे, तो यह आपका कामा करके हटा दिए। इसमें देखिए अनुपात वाले मान में किसी चर से गुणा कर देंगे। तो इसमें देखिए x से गुणा कर दिया गया, इसमें भी x से गुणा कर दिया गया। तो जैसे हम देखो किसी चर से गुणा कर देंगे अनुपात में, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें भी x से, इसमें भी x से गुणा कर दिए, तो ये 8x या 27x है, और कामा लग के अब अलग हो गया। क्यों? क्योंकि नियम बताया गया कि अनुपात चिन्ह को हटाने के लिए उसमें किसी चर से गुणा कर दिया जाता है, लेकिन समान चर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x से गुणा करके अलग कर लिए।
अब देखो ये V1 अनुपाते V2 बराबर 8:27 था। तो इसमें देखिए जो जिसके सीध में होता है वह उसका मान होता है। V1 पहले तो यहाँ पर 8 पहले है तो V1 का मान 8 के बराबर हो सकता है, V2 का मान 27 के बराबर हो सकता है। तो अनुपात में देखिए पहला वाला मान पहले के बराबर, दूसरा वाला मान दूसरे के बराबर। तो यहाँ पर V1 बराबर आपका 8x निकलेगा और V2 बराबर आपका 27x निकलेगा। इस तरीके से पहले बेलन का आयतन V1 बराबर 8x हो जाएगा, दूसरे बेलन का आयतन V2 बराबर आपका 27x हो जाएगा। तो इस तरीके से आयतन को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो जब भी आपको अनुपात चिन्ह को हटाना रहे तो किसी चर राशि से आप गुणा कर दीजिएगा तो अनुपात का चिन्ह हट जाएगा। इसी प्रकार से देखिए R1 अनुपाते R2 आपको दिया है तो R1 अनुपाते R2 बराबर आपको 3:4 दिया गया है। तो इसमें देखिए हम किसी समान चर से गुणा करेंगे तो t से गुणा कर देंगे, यह 3t 4t आपका हो जाएगा। तो यह देखिए जैसे हम चर से गुणा किए तो अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए अलग हो जाएंगे। तो पहला वाला मान पहले के बराबर, दूसरा वाला मान दूसरे के बराबर। तो R1 बराबर 3t और R2 बराबर आपका 4t हो जाएगा। इस तरीके से अनुपात चिन्ह को हम हटा दिए और पदों को अलग अलग कर दे रहे हैं। तो पदों को अलग अलग करने के लिए, अनुपात के चिन्ह को हटाने के लिए उसमें किसी चर से गुणा कर दिया जाता है तो हट जाते हैं। तो जैसे इसमें देखिए हम किसी चर से गुणा करके हटा दिए। इसके बाद देखिए तीसरे पार्ट में जैसे यहाँ पर दिया है, मान लेते हैं कि दो बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपाते H2 बराबर 5:7 दिया गया है। तो अब आपको अनुपात के चिन्ह को हटाना, अलग अलग करना है। तो इसमें किसी चर से गुणा कर दीजिए। तो देखिए हम एक से दोनों में गुणा कर दिए, तब देखो यह कामा लग गया, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर भी कामा लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला वाला मान पहले के बराबर, दूसरा वाला मान दूसरे के बराबर। तो H1 बराबर 5x हो जाएगा, H2 बराबर 7x हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अनुपात के चिन्ह को हटा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे तो अनुपात के चिन्ह को कैसे हटाएंगे यह आपको सीखा गया। तो अनुपात के चिन्ह को लगाते कैसे हैं इनको भी सीखे, अनुपात के चिन्ह को हटाते कैसे हैं इनको भी सीखे। यह दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं, जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं एक बार फिर से हम वर्णन कर देते हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि सीखे हैं कि जो आपका सर्पिल बनता है तो सर्पिल की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, जो सर्पिल आपका अर्धवृत्त से बनता है उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बारे में सीखे। इसके बाद देखिए आप अनुपात की परिभाषा सीखे, अनुपात के बारे में सीखे, अनुपात का प्रतीक सीखे, अनुपात को लगाने का नियम सीखे, अनुपात को हटाने का नियम सीखे, अनुपात संबंधित नियम सीखे। तो अनुपात संबंधित जितने नियम आपको बताए गए हैं क्लास 10th के मैथ में देखिए जितने भी आपको किसी भी चैप्टर में अनुपात संबंधी सवाल दिए जाएंगे उनको आप इतने नियम से अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।